चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। ये 2023 का मार्च का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 मार्च को कंडक्ट हुआ था वो पेपर है। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की ऑफिशियल आंसर की ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था आई थिंक केरला में, क्योंकि जो केरल और कर्नाटक के पेपर होते हैं वो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं और जो तमिलनाडु के रहेंगे वहाँ पे तमिल है जो मिक्स की जाती है। लेकिन स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड का पेपर है तो ये पेपर यहाँ पे सॉल्व करना आपके साथ मेन एम यही है कि 2023 में जो पेपर हो रहे हैं वो आपको किस तरीके के पेपर्स एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से रखनी है। तो इस आंसर की में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, पूरी ऑफिशियल आंसर की है, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट थिंग, जिन्होंने भी अभी तक जो गायनेकोलॉजी की मेगा क्लास ऐड की गई है चैनल पर, जो कि 4 घंटे की क्लास आपकी रहने वाली है, जिसमें यदि आपने एक ही क्लास देख ली तो आपके सभी गायनेक के क्वेश्चंस हैं जो कवर हो जाएंगे, क्योंकि उस क्लास में आपको अभी तक जो भी गायनेक में पूछा गया है वो सब कुछ आपको ऐड कर दिया गया है जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारी, और जो भी लोग MP ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, ANM, नॉर्सेट, CHO, NHM कोई से भी पेपर्स लेना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑफ द थायराइड। यहाँ पर ये देखिए कहा गया है कि थायराइड की जो पैराफॉलिकुलर सी सेल्स हैं क्या है, थायराइड ग्लैंड की जो गले में आपके नेक के बटरफ्लाई जो ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड H शेप की रहती है। तो यहाँ पर जो पैराफॉलिकुलर सी सेल्स हैं कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, सबको पता है, यहाँ पर आंसर भी आपको दिख रहा है, बट ऑप्शन में कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, यहाँ पे पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन तो है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करेंगी, लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन आपको एग्जाम में आता है कि थायराइड ग्लैंड है जो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि थायराइड ने कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए, ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, TSH, लेकिन साथ ही साथ जो पैराफॉलिकुलर सी सेल्स है ये आपका एक हार्मोन और रिलीज करती है, वो क्या है, कैल्सिटोनिन, जो कि क्या है, कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं क्या रिलीज करेंगी, ये करेंगी कैल्सिटोनिन हार्मोन। और यहाँ पर जो कैल्सिटोनिन है एग्जाम में आपको या तो थायराइड के पीछे जो 4 छोटे छोटे शेप की ग्लैंड होती हैं वो क्या है, वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब यहाँ पर जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है क्या है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी, ये क्या करेगी, कैल्शियम लेवल को आपके ब्लड में मेंटेन करने का काम करेगी। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी इसको, इट हेल्प्स टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट। कैल्शियम का काम क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसके अपोजिट में काम करना, नेक्स्ट है विच इज अ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ है, तो 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व पूछी है, ऑप्शन में ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, फेशियल नर्व या फिर ट्राइजेमिनल नर्व। 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व, तो 5वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, तो 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, कौन सी, ट्राइजेमिनल। जो 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, 5वीं ट्राइजेमिनल, 6वीं होती है एब्ड्यूसेंस, 7वें नंबर की फेशियल जिससे वेल्स पाल्सी होगा, डिस्टर्ब होगी, तो 8वें पे आती है वेस्टिबोकोक्लियर जो कि आपके सुनने में हेल्पफुल होगी, बॉडी बैलेंस में होगी, ग्लैसोफेरेंजियल, फिर वेगस 10वें पे स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लोसल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन वाइज दिए हुए हैं तो ऑल्फैक्टरी फर्स्ट नंबर की है, सेकंड ऑप्शन में दिया है ऑप्टिक नर्व तो एक सेकंड नंबर की है, फेशियल नर्व जो कि 7वें नंबर की होती है और 5वें नंबर की है ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी इन 1 मिनट इज टर्म्ड। तो यहाँ पर आपकी किडनी के जो दोनों किडनी के जो नेफ्रॉन हैं 1 मिनट में कितनी यूरिन को फिल्टर करेंगे,
1 मिनट में कितना फिल्टर करते हैं, ये क्या है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, फिर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। दोनों किडनी 1 मिनट में जो इनके नेफ्रॉन है क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वो कहलाता है GFR, जो कि कितनी होती है 125। कितनी? 125। यहाँ पे आपको एग्जाम में आ सकती है। तो ये क्या है, आपका GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी है? ऑप्शन में है रेडियस, फीमर, अल्ना या फिर स्कैपुला। कौन सी हड्डी है आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबी? तो सबको पता है वो है फीमर। कौन सी? फीमर, जो कि थाई में पाई जाती है। नेक्स्ट इज द, सबसे छोटी पूछे तो स्टेपस, जो आपके ईयर ऑसिकल्स हैं, मिलियस इनकस स्टेपस, तो उनमें से जो स्टेपस है वो सबसे छोटी बोन्स के रूप में कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट इज द पेप्सिनोजिन इज सीक्रेटेड बाय, तो पेप्सिनोजिन का सीक्रेशन कौन करेगा? चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, गॉबलेट सेल्स या फिर पेंक्रियाज। तो यहाँ पर ये जो सेल्स के नाम दिए गए हैं क्या है? चीफ सेल्स। क्या है? चीफ सेल्स। तो यहाँ पर क्या करेंगी? चीफ सेल्स क्या रिलीज करेंगी? ये करेंगी पेप्सिनोजिन को रिलीज। गॉबलेट सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं, सभी सेल्स एग्जाम में आती हैं। चीफ सेल्स क्या करेंगी? पेप्सिनोजिन को रिलीज करेंगी। और ये चीफ सेल्स हैं जो क्या है? चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स, दोनों जो सेल्स हैं, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स दोनों पाई कहाँ जाती हैं? स्टमक में। फिर यहाँ पर जो एक और सेल है क्या है? गॉबलेट सेल्स। क्या है? गॉबलेट सेल्स। तो ये भी एग्जाम में आता है। गॉबलेट सेल्स है जो कि म्यूसिन रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करेंगी? म्यूसिन। नेक्स्ट वन इज बैसिलस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो बैसिलस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है यहाँ पर टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल, इसकी खोज किसने की थी? निसीर, हैंसन, रॉबर्ट कोच या फिर जोसेफ लिशन ने। तो टीबी का जो बैक्टीरिया है क्या है? टीबी का जो बैक्टीरिया है इसकी खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फ्लोरा विच लाई ऑन और इन आवर बॉडी विथ कंप्लीट हार्मोनी विदाउट कॉजिंग डैमेज इज कॉल्ड। ये देखिए एक फ्लोरा का नाम पूछा है। क्या है? फ्लोरा का नाम पूछा है जो आपकी बॉडी में रहेगा लेकिन आपको कोई भी डैमेज या फिर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो क्या है? सेप्रोफाइट्स, कॉमन सेल्स, ट्रू पैथोजेंस या फिर फैकल्टिव पैथोजेंस। तो कौन से पैथोजेंस और नॉर्मल फ्लोरा है जो आपकी बॉडी में रहेंगे? तो ये कहलाते हैं कौन से? कॉमन सेल्स। कौन से? कॉमन सेल्स। जैसे जो फ्लोरा है आपके गट में रहेंगे, जो विटामिन के को एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी में हेल्प करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा हैं आपकी बॉडी में जो कॉमन सेल्स ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, जो आपकी बॉडी को नुकसान कुछ भी नहीं पहुँचाएंगे लेकिन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या है? कॉमन सेल्स। नेक्स्ट इज द स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज, तो ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप है। तो स्फेरिकल और ओवल शेप में कौन से बैक्टीरिया होंगे? बेसिलाई, स्पाइरल, विब्रियो या फिर कोकाई। तो जो गुच्छे में रहेंगे तो वो तो विब्रियो वगैरह रहेंगे, लेकिन स्पाइरल और ओवल शेप रहते हैं वो होते हैं कोकाई। कौन से? कोकाई। जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग में होती है, वो क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, जूनोसिस या फिर नोजोकोमियल। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई और इन्फेक्शन हुआ है ऑलरेडी पहले से, वीक है बॉडी, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो कोई और इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। वर्टिकल का मतलब है जो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होगा जो इन्फेक्शन, वो। जूनोसिस का मतलब है एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग, जैसे एनिमल से ह्यूमन बीइंग में होने वाला इन्फेक्शन, इसमें एक रेबीज़ आ जाएगा आपका, और यहाँ पर बर्ड फ्लू अभी जो रिसेंट में हुआ था वो होगा। नोजोकोमियल को कहेंगे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कौन सा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग होगा जूनोसिस। नेक्स्ट इज द
मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर एसिड फास्ट स्टेनिंग पूछी है, एसिड फास्ट स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में, और जो क्या है, और जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया उसके लिए बस यूज़ की जाती है, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए, तो वो एसिड फास्ट स्टेनिंग, और इसका मॉडिफाइड नाम क्या है, जील नेल्सन स्टेनिंग। क्या है, जील नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट primitive structure of human personality operating according to the pleasure principle is called। तो मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है जो कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल पर। तो वो क्या है, ईगो, आईडी, सुपर ईगो या फिर कॉन्शियस लेवल, ये कहलाएगा आपका क्या, आईडी, जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईक्यू फॉर्मूला क्या है, तो ऑप्शन में है आपका मेंटल इज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो यहाँ पर यही आपका सही आंसर है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेंटल एज है डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने भी पूछी जा सकती है अपकमिंग एग्जाम में, या फिर आईक्यू का जो रेंज है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फिर प्रोफाउंड की कैटेगरी में भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अनकॉन्शियसली डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग्स टू अ लेस दे थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स इज। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड की ऐसी फीलिंग जो आपको लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करेंगी, और ये आपकी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी तरफ काम करेंगी। रिप्रेशन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट या फिर कन्वर्जन, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन आती है आपको, सब्लिमेशन आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। तो यहाँ पर जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म आती हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि आपकी मेनली 10 या 12 जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं उनमें से एक न एक आपको एग्जाम में आती है। तो कोई भी स्ट्रेस को कोप करने की क्षमता में भी क्या आएगी, डिफेंस मैकेनिज्म होगी वो। नेक्स्ट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन इज। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन मतलब जो एक्चुअल परसेप्शन है ही नहीं वो क्या है, हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है, लिमिटेड अटेंशन है या फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन क्या है, तो ये है आपका इल्यूजन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इल्यूजन। नेक्स्ट वन इज द एन ऑटोमेटिक लर्न बिहेवियर पैटर्न दैट enables an individual to handle specific type of। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑटोमेटिक लर्न बिहेवियर पैटर्न दैट enables an individual to handle specific type of environmental। यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल सिचुएशन इजीली इज टर्म्ड एज। तो ऑटोमेटिक लर्निंग बिहेवियर है आपका, आपके अंदर से ही ये चीज़ हो रही है। फिर ऐसी चीज़ें जो कि आप स्पेसिफिक टाइप इन्वायरमेंट में आप उसको हैंडल भी कर सकते हैं, तो वो क्या है, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी या फिर हैबिट्स। तो ये है आपकी हैबिट, क्या है आपकी आदतें। मेमोरी में तो आपको एक तरीके से हम ये कहेंगे कि याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी में आप कुछ चीज़ें भूल भी सकते, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपके बिहेवियरल पैटर्न में है, बिहेवियर में आपकी हैबिट्स आएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट enables the learner to perform social roles and ability to participate in social system is। तो लर्निंग की ऐसी प्रोसेस जिसमें आप जो क्या करेंगे, जो जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की जो भी नई चीज़ें आप उनको सीखते हैं, साथ ही साथ आप उस सोसाइटी का एक हिस्सा भी हैं। तो वो क्या है, सोशलाइजेशन, ग्रुप मोरल, सोशल चेंज या फिर सोशल सिक्योरिटी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सोशलाइजेशन। क्या है, सोशलाइजेशन। ऐसी लर्निंग की प्रोसेस जिसमें आप कुछ अपनी सोसाइटी के रूल्स सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उसी सोसाइटी में रह के
तो ये क्या कहलाएगा आपका सोशलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ फैमिली इन विच मदर प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डोमिनेंट रोल इन द फैमिली। कौन सी फैमिली है, किस टाइप की फैमिली है जिसमें माँ है एक जो डोमिनेंट रोल प्ले करेगी, मतलब घर की मुखिया होगी। मैट्रीलोकल, माट्रियार्चियल, पैट्रीलोकल या फिर पैट्रियार्चियल। कौन सी फैमिली होगी जिसमें माँ है जो क्या करेगी, सभी फैसले लेगी या फिर घर की मुखिया होगी, तो उस तरीके की फैमिली कहलाएगी आपकी मैट्रियार्चियल फैमिली, जहाँ पर पिता पूरे डिसीजन लेगा, फादर एक इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, वो कहलाएगी पैट्रियार्चियल फैमिली। यहाँ पर जो मैट्रीलोकल है, मैट्रीलोकल का मतलब तो है कि यहाँ पर आपका क्या है, सेम कम्युनिटी में क्या है, मैट्रीलोकल में है जो सेम कम्युनिटी में आपकी शादी वगैरह हो जाना। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मैरिज इन विच वन वुमन मैरिज सेवरल मैन इन। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, मैट्रीलोकल, मैट्रियार्चियल, मैट्रीपारियल, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो इस टाइप की मैरिज है जिसमें एक वुमेन की शादी कई आदमियों से करवा दी जाती है। मोनोगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज या फिर पॉलीगैनी मैरिज। तो कौन सी मैरिज है जिसमें एक फीमेल की शादी बहुत सारे पर्सन के साथ करवा दी जाती है, तो वो कहलाएगी आपकी कौन सी मैरिज, पॉलीएंड्री की मोनोगैमी। तो इस तरीके की मैरिज कहलाएगी कौन सी, पॉलीएंड्री मैरिज। कौन सी मैरिज, पॉलीएंड्री। भारत में हुई थी द्रौपदी की शादी, वो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते। कृष्ण भगवान ने बहुत सारी पटरानियों से शादी की थी, तो यहाँ पर एक वुमेन बहुत सारे मैन से शादी करे, तो कौन सी शादी, पॉलीएंड्री मैरिज। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड रिलेशन टुगेदर विद देयर मैट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इज। कौन सी फैमिली है, कौन सी फैमिली है जिसमें ब्लड रिलेशन में शादी हो जाती है, कंजुगल, न्यूलोकल, कंसजेनियस या फिर एब्यूनोक्लोकल। तो किस तरीके की जो फैमिली है जिसमें एक ही ब्लड रिलेशन में शादी हो जाती है, तो वो शादी होती है जनरली मोमेंडियंस में, मुस्लिम्स लोगों में वो मैरिज कहलाती है कंसजेनियस मैरिज। तो इस तरीके की मैरिज में सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स प्रॉब्लम है उनके होने का चांसेस रहेगा। फिर यहाँ पर ऐसी शादी, कंजुगल फैमिली मतलब ऐसी शादी जिसमें ओनली हस्बैंड वाइफ बस हों। नेक्स्ट वन इज अ सोशल ग्रुप विथ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। तो ऐसा सोशल ग्रुप जिसमें आपने वी फीलिंग, नर्सिंग में आपने पढ़ा है कम्युनिटी में, वी फीलिंग मतलब कि हम फील करते हैं और एक ही जगह रहते हैं, तो वो क्या है, वो कहलाएगी आपकी कम्युनिटी। क्या कहलाएगी, कम्युनिटी। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बाय हेल्थ केयर वर्कर हु सस्टेन्ड अ निडल स्टिक इंजरी। ये देखिए क्वेश्चन, यदि किसी को निडल प्रिक इंजरी या फिर निडल स्टिक इंजरी हुई है तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली, स्क्वीज द एरिया एंड एक्सपेल द ब्लड, वॉश विथ सोप एंड वाटर, क्लीन विथ प्रोविडिन आयोडीन, कवर द एरिया। तो एज अ हेल्थ केयर वर्कर, एज अ नर्स, एज अ CHO आपको यदि निडल स्टिक इंजरी होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जहाँ पे भी इंजरी हुई है साबुन पानी से धुलिए, किससे, वॉश विथ सोप एंड वाटर। फिर आफ्टर दैट आप चेक करा सकते, लेकिन आपका इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, तुरंत आप उस वुंड को क्लीन करें जहाँ भी आपको निडल प्रिक है जो हुई है। नेक्स्ट वन इज द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, जैसे कि आउटडेटेड और कंटामिनेटेड मेडिसिन हो गई, वो कहाँ पे डिस्पोज की जाएंगी, ऑटोक्लेविंग आफ्टर म्यूटिलेशन, श्रेडिंग में, सिक्योर्ड लैंडफिल आफ्टर म्यूटिलेशन एंड श्रेडिंग, इंसिनरेशन विदाउट म्यूटिलेशन और श्रेडिंग, माइक्रोवेविंग विदाउट म्यूटिलेशन एंड श्रेडिंग। सबसे पहली चीज़, जब भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन की बात करें, जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हो गई हैं, उनके लिए लैंडफिल करके सिक्योर किया जाता है। तो यहाँ पर यदि लैंडफिल आपको ऑप्शन में है तो आप उसको मार्क कीजिए, लेकिन साथ में कहा गया है आफ्टर म्यूटिलेशन एंड श्रेडिंग, किसके बाद, म्यूटिलेशन के बाद में। अब ये म्यूटिलेशन है क्या,
तो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, क्या है, किसी भी दवाई का जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसको डेवलपिंग फॉर्म में चेंज करके फिर उसको क्या करना, ज़मीन में गाड़ के उसकी थ्रेडिंग करनी है। तो ये क्या है आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग, और जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनको डिस्कार्ड करने का तरीका, ताकि इस तरीके की मेडिसिन इवन कुछ जानवर वगैरह भी घूमते हैं, एनिमल्स हैं, तो उनके मुंह में भी वो ना जा पाए, इसलिए। नेक्स्ट वन इज while discussing about post exposure prophylaxis for hepatitis B infection, the correct procedure of to exposure prophylaxis for an unvaccinated health worker and the source is unknown is। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया, तो अब आपको करेक्ट तरीके से कैसे पता चलेगा कि आपको हुआ है, और आपको होने के साथ साथ आप कभी वैक्सीन भी नहीं आपको हेपेटाइटिस बी की लगी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्लीट द 3 डोज वैक्सीनेशन इन 0, 1 and 3 डोज। Administer 2 dose of hepatitis B immunoglobulin 1 month apart. Administer 1 dose of hepatitis B immunoglobulin in complete vaccination 0, 1 and 3 dose। फिर है एडमिनिस्टर 2 डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन 1 मंथ अपार्ट एंड कंप्लीट वैक्सीनेशन। पहली चीज़, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हुआ है, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के तौर पर आप 1 डोज हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का लें, एंड देन आफ्टर आप कंप्लीट जो 0, 1 और 3 डोज हैं वैक्सीन के वो ले लें। ये आपका पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर में आएगा। हेपेटाइटिस बी से आपको डायरेक्ट ये नहीं कि रूट पूछें, डायरेक्ट रूट नहीं पूछा जाता, कभी कभी ड्रिल स्टिक इंजरी करके पूछ लिया कि हेपेटाइटिस बी पर्सन की, तो आपको धुलना है, वॉश करना है। पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस पूछा है तो आपको क्या करना है, हेपेटाइटिस बी का जो फर्स्ट डोज लेना है इम्यूनोग्लोबुलिन का, और वैक्सीन कंप्लीट करनी है 0, 1 और 3 डोज। नेक्स्ट वन इज वेलफ्लेक्स रिएक्शन इज यूज्ड टू डायग्नोज विच डिसीज। वेलफ्लेक्स रिएक्शन किसको डायग्नोज करने के लिए किया जाएगा, रिक्टीसिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, फिर क्लोरेस्ट्रीडिया। यहाँ पर टेस्ट पूछा है वेलफ्लेक्स टेस्ट, तो जो वेलफ्लेक्स टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, वेलफ्लेक्स टेस्ट किया जाएगा किसके लिए, रिक्टीसिया के लिए। किसके लिए, रिक्टीसिया के लिए। रिक्टीसिया एक तरीके के बैक्टीरिया ही हैं जो कि टिक्स लाइस फ्लीज में रहेंगे। किसमें, टिक्स लाइस फ्ली में रहेंगे। अब एक क्या इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो रॉकी माउंटेन फीवर आपने सुना होगा, रॉकी माउंटेन या फिर म्यूरिन टाइफस आपने नाम सुना होगा, रिक्टीसिया के द्वारा ही होते हैं। तो जो रिएक्शन टेस्ट डायग्नोस के लिए वो क्या है, वेलफ्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज द बेस्ट प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन इन्फेंट इज। किसी इन्फेंट में अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाएगी, हेमलिज, 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट, ब्लैक स्लैप एंड कंटिन्यूसली टिल ऑब्जेक्ट एक्सपेल्ड आउट या फिर एब्डोमिनल कंप्रेशन। तो आपको इन्फेंट में अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, एडल्ट में पूछते तो आप कहते हैं हेमलिश मैन्यूवर, लेकिन इन्फेंट में पूछा है तो आपको अपने घुटने के ऊपर लिटा के बच्चे को 5 बैक स्लैप्स और 5 चेस्ट थ्रस्ट है जो देना है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बच्चे ने कुछ भी फंसा लिया है उसको क्लियर करने के लिए। एडल्ट में पूछते हैं तो हेमलिश मैन्यूवर। नेक्स्ट इज rescuer do after the automated external defibrillator delivers shock while doing BLS और ACLS। तो यहाँ पर AED, मैंने आपको इमेज के साथ में ही ये पढ़ाया था, AED डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब आप BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट करते हैं पर्सन में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इमीडिएटली चेक द कैरोटिड पल्स फॉर नॉट मोर देन 10 सेकेंड, immediately restart CPR beginning with chest compression, wait for AED to reanalyze the rhythm and provide 2 breaths to the victim। तो AED में यदि आप किसी पर्सन को शॉक प्रोवाइड करते हैं BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट के तौर पे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इमीडिएट CPR स्टार्ट करना है, वो भी चेस्ट कंप्रेशन के साथ में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू असेस इन हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया के मरीज में क्या देखने को मिलेगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोलॉन्ग्ड QRS कॉम्प्लेक्स, टिटेनी तो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेगा कमी के कारण, पैटेज या फिर यूरिनरी कैल्कुलाई। हाइपर कैल्सीमिया में जो आपका यूरिक एसिड है, सॉरी यूरिन है उसमें, या फिर जो भी गॉल ब्लैडर है या फिर किडनी है, यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम का डिपोजिशन होगा और जो कैल्कुलाई है, जो स्टोन बनते हैं वो इसी के कारण बनेंगे। हाइपर कैल्सीमिया में यूरिनरी कैल्कुलाई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ एंड स्टेज रीनल डिसीज इज एडमिटेड इन नेफ्रोलॉजी वार्ड एंड हिज ब्लड रिजल्ट शोज पोटेशियम एज 6.6 MEQ पर लीटर, व्हाट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो यहाँ पर यदि पर्सन का एंड स्टेज रीनल डिसीज में है, पोटेशियम लेवल 6.6 MEQ पर लीटर से भी ज़्यादा जा रहा है, तो आप क्या असेस करेंगे? कार्डियक रिदम, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन या फिर यूरिन आउटपुट। ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी होगी कार्डियक रिदम को चेक करने के लिए। किसके लिए? कार्डियक रिदम को चेक करने के लिए। इन अ हेल्थ एजुकेशन सेशन अ नर्स एक्सप्लेन्स रीजन फॉर क्रॉनिक कफ एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन का आपका सेशन चल रहा है, तो एज अ नर्स आप क्रॉनिक कफ मतलब कि यदि आपको लंबे टाइम से खांसी है तो आप उसको लेके सभी चीज़ें समझाएंगे, किसी एक को छोड़कर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, क्रॉनिक स्मोकिंग, बीटा ब्लॉकर्स या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो ऐसी इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। क्रॉनिक स्मोकिंग के बारे में आप समझाएंगे कि आप कब से जो लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं। ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया जाएगा आपको, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स हैं जो आपके खांसी में नहीं दिए जाएंगे। बीटा ब्लॉकर्स हैं जो यहाँ पे यूज़ नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग द एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एक्यूट फेज ऑफ बर्न। बर्न पेशेंट में, एक्यूट फेज ऑफ बर्न में कैसे आपको पता चलेगा कि जो फ्लूइड है प्रॉपर जा रहा है या नहीं? सीरम पोटेशियम लेवल से, सीरम सोडियम, सनकेनाइज एंड स्किन टर्गर या फिर यूरिन आउटपुट से। रिप्लेसमेंट थेरेपी में सबसे अच्छा आइडिया पता चलता है आपको यूरिन आउटपुट से। यदि फ्लूइड प्रॉपर तरीके से गया होगा तो अच्छे से यूरिन पास होगी। यूरिन कम पास होती है मतलब पर्सन को भी प्रॉपर फ्लूइड की रिप्लेसमेंट नहीं हो पाई है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा नहीं है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, आइसोनियासिस टू बेबी ब्रेस्ट फीड बाय स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर। प्राइमरी प्रिवेंशन वाला पॉइंट कौन सा नहीं है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आएगा आइसोनियाजिड, जो माँ यदि पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर है, पॉजिटिव टीबी निकलती है उसमें, तो उसको क्या करना? आइसोनियाजिड के साथ बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। लेकिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यदि ट्यूमर ऑलरेडी हो गया है तब नहीं करना है, तब यहाँ पे आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, होने के पहले आप जो चीज़ करवाएंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, वैक्सीन के बारे में बताएंगे, मेडिसिन के बारे में बताएंगे, ताकि जो अपकमिंग बेबी होता है तो उसमें ना हो, तो ये सब आपका प्राइमरी में आएगा। लेकिन जो कि एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज विच इज़ द बेस्ट मेजर फॉर एवालुएटिंग स्टैंडर्ड फॉर थेरेपी। तो बेस्ट मेथड क्या है किसी भी थेरेपी को एवालुएट करने की? स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फर्टिलिटी रेट, सर्वाइवल रेट या क्रूड डेथ रेट। तो क्या है जो कि यहाँ पर एक बेस्ट तरीके से पता चलेगा? तो वो होगी यहाँ पे आपकी सर्वाइवल रेट, कि कोई भी थेरेपी दी गई है उसके बाद सर्वाइवल चांस कितने हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। किसी भी एपिडेमिक डिसीज को लेकर जो पहला आदमी बीमार पड़ेगा वो क्या है? इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंडेक्स केस तो वो केस हैं जो डॉक्टर ने नोट डाउन कर लिए हैं। यदि जो पहला बीमार पड़ता है वो आएगा प्राइमरी केस में। किसमें? प्राइमरी केस में। लेकिन जो नोटेड हो गए हैं वो कहलाएंगे इंडेक्स केस। नेक्स्ट इज वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती?
रूबेला, टाइफाइड, डिप्थीरिया, फिर हेपेटाइटिस बी। तो जो वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाएगी वो होगी रूबेला। इवन रूबेला के लिए टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है कि माँ में एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन है जो रूबेला को लेके तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज कॉमन स्टेज एंड कॉजिंग डायरियल डिसीज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस इज। कॉमन एजेंट जो कि डायरिया कॉज करेंगे इन्फेंट्स में और चिल्ड्रंस में, तो वो कहलाते हैं रोटा वायरस। कौन से रोटा वायरस? कोलेरा कॉज करेगा विब्रियो कोलेरा, इकोलाई कॉज करेगा आपको जनरली इस इंटेस्टाइन से रिलेट करते हुए इन्फेक्शन, साल्मोनेला टाइफॉइड कॉज करेगा, लेकिन इन्फेंट और चिल्ड्रन में डायरिया का मेन रीजन होता है रोटा वायरस। नेक्स्ट वन इज ऑल आर ट्रू अबाउट एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। सभी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के एग्जाम्पल हैं किसी एक को छोड़कर। सेफ एंड इनएक्सपेंसिव, इरिवर्सिबल, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइडस, डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होना चाहिए? सेफ होना चाहिए, चीप होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाइटस, फिर यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बार बार एडमिनिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहा है एक्सेप्ट, तो वो होगी इरिवर्सिबल। कौन सी? इरिवर्सिबल। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फूड फोर्टिफिकेशन एक्सेप्ट। तो फूड फोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, एडिशन ऑफ विटामिन ए एंड डी टू वनस्पति घी, एडिशन ऑफ कलर टू सैचरिन, एडिशन ऑफ आयरन टू व्हीट फ्लोर। फूड फोर्टिफिकेशन होता है कि एडल्ट्रेशन होता है, एडल्ट्रेशन मिलावट है। और यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन है तो फूड फोर्टिफिकेशन के सब कुछ हैं एग्जाम्पल किसी एक को छोड़कर, तो होगा एडिशन ऑफ कलर टू सैचरिन। यदि आयरन मिला दिया व्हीट फ्लोर में तो और अच्छा हो जाएगा। विटामिन ए और डी वनस्पति घी में मिला दिया तो उसका भी और अच्छे से आपको हेल्दी ही रहेगा। हेल्दी तो नहीं कहेंगे वनस्पति घी को, लेकिन हाँ फिर भी एज कम्पेयर टू नॉर्मल के रहेगा। आयोडाइजेशन कर दें सॉल्ट में, नमक में, तो आपको घेंगा रोग नहीं होगा। तो यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन की सभी चीज़ें अच्छी हैं किसी एक को छोड़कर। एडिशन ऑफ कलर टू सैचरिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस लाइक एस्टेरॉइड हार्मोन। तो सबको पता है विटामिन डी है जो एज एन स्टेरॉइड का काम भी करता है। कौन? विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट कॉज पैथोलॉजिकल चेंजेस इन बोन्स एंड टीथ एंड इट्स एक्सेस एज वेल एज डेफिशिएंसी। कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल एलिमेंट है जिसके कारण आपकी हड्डियों और दांतों में चेंजेस देखने को मिलेंगे? इसकी ज़्यादा और कम होने से भी कुछ प्रॉब्लम होगी। एक्सेस एज वेल एज डेफिशिएंसी, ज़्यादा हो तो दिक्कत, कम हो तो दिक्कत। क्लोरीन, फ्लोरीन, जिंक या फिर कॉपर। दांतों और हड्डियों को इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जो जरूरी है वो होता है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फॉर रिहेबिलिटेशन इन। कौन सा गवर्नमेंट ऑफ केरला के थ्रू है जो प्रोग्राम लाया गया था जो रिहेबिलिटेशन 2017 के में आया था? और ये प्रोग्राम तो वो है यहाँ पे आपका कैवाल्या। क्या है? कैवाल्या। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज नॉर्मल ET/CO2 वैल्यू ऑफ इंट्यूबेटेड पेशेंट इज। किसी इंट्यूबेटेड पेशेंट में जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है तो यहाँ पर कितना रहेगा? जो कफ जो प्रेशर है वो कितना होगा? 60 to 70 mm of Hg, 35 to 45 mm of Hg, 20 to 30 mm of Hg या फिर 25 to 35 mm of Hg। तो एक जो नॉर्मल एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन वाला पर्सन है तो उसमें जो CO2 का यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वैल्यू है वो कितनी होगी? 35 to 45 mm of Hg। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक इमरजेंसी फ्रिक्वेंटली फाउंड इन स्मॉल सेल लंग कैंसर इज। तो स्मॉल सेल लंग कैंसर में कौन सी मेटाबॉलिक इमरजेंसी पाई गई है? SIADH, हाइपर कैल्सेमिया, मेटाबॉलिक एंड एन्सेफेलोपैथी, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम।
तो यहाँ पर जो स्मॉल सेल लंग कैंसर में है जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण है होगा जनरली। तो यहाँ पर जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, SIADH, जिसका नाम क्या है, सिंड्रोम ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH। क्यों कहा गया, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन के कारण हो रही, सॉरी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन है ADH है उसके कारण। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, ADH आपको पता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और जो आगे का SI है इसका मतलब क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पर इसका क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक इमरजेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज इम्यून रिएक्शन अकरिंग इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ। तो इम्यून रिएक्शन होता है जनरली जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो कौन सा है, माइक्रो एंजियोपैथिक, ऑटो इम्यून, मैक्रो एंजियोपैथिक या फिर आइसो इम्यून रिएक्शन। तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो रिएक्शन देखा है, कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आइसो इम्यून रिएक्शन। कौन सा, आइसो इम्यून रिएक्शन। नेक्स्ट इज पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, पेशेंट इफ कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन इंक्रीजिंग विद डीप ब्रीथ, विच नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट। तो पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन मतलब मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बाद वाला मरीज है, चेस्ट पेन, जब वो लंबी सांस लेता है तो क्या कहेगा कि मुझे सांस लेने में दर्द हो रहा है। तो कौन सा यहाँ पर आप चेक करेंगे, ऑब्टेन वाइटल साइन एंड ऑस्कल्टेट फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिफ, obtain 12 lead ECG and inform physician immediately, give high flow oxygen, give SOS analgesic and observe for 30 minutes। तो यहाँ पर आप फ्रिक्शन रब के लिए जो पेरिकार्डियल एरिया है वहाँ पर यदि फ्रिक्शन रब देखने को नहीं मिल रहा है, उस चीज़ के लिए वाइटल साइन कोशिश करेंगे कि इसी के कारण तो MI वाले पर्सन में दोबारा से है जो चेस्ट पेन स्टार्ट होना नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज A patient after gastrectomy complain of sweating, weakness, palpitation and dizziness 15 to 30 minutes after eating. Which among the following is the best advice to give? तो गैस्ट्रेक्टोमी वाला पर्सन है, क्या कह रहा है कि उसको गैस्ट्रेक्टोमी के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा, वीकनेस हो रही, पाल्पिटेशन और डिजीनेस हो रही, जनरली 15 से 30 मिनट खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर आप क्या करने को कहेंगे, reduce fat and protein in diet, have 3 regular full meals, don't take fruits with meals but 30 to 45 minutes after, before or after the meals, have a concentrated sweet dish after meal। तो गैस्ट्रेक्टोमी वाले पर्सन में यदि स्वेटिंग होती है, वीकनेस होती है, पाल्पिटेशन होता है, डिजीनेस होता है खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद, तो ऐसे केस में आपको क्या कहना है कि आप खाने के बाद तुरंत 30 से 45 मिनट तक पानी ना लें, फ्लूइड ना लें। नेक्स्ट इज lowest possible dose of aptin alpha is used to treat anemia and chronic kidney disease, because chronic kidney disease में जो aptin alpha टेबलेट यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पे यह जो chronic kidney disease है, एनीमिया वाले पर्सन में chronic kidney disease भी है, क्यों, high dose is associated with the high rate of thrombolytic events, it is highly hypersensitive, minimum dose can stimulate erythropoietin production and it is costly, इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर। तो ईओटेन अल्फा है जो क्या करेगा, हाई डोज क्या कॉज करेगा, हाई रेट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इवेंट्स। तो इसीलिए लोएस्ट पॉसिबल डोज दिया जाएगा, सबसे कम डोज ईओटेन अल्फा का दिया जाएगा। तो ये हाई क्या कर देगा, लो डोज क्यों दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर हाई देते हैं तो थ्रोम्बोलाइटिक इवेंट्स को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 53 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 43 क्वेश्चन आपके लिए है। ऑक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोफ्लेक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इन द डर्मिस एंड अदर टिश्यू इज नोन एज। तो ऑक्यूमुलेशन हो रहा है हाइड्रोफोलिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का डर्मिस और अदर टिश्यू में। तो ये क्या है, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, एलिफेंटियासिस या फिर मिक्सेडीमा। तो यहाँ पर एक क्या कहलाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। पूरा पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023 मार्च में किया गया है। और आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी लोग पेपर्स वगैरह स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके
पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।